Hi everyone, welcome to second part of salaries. Today I will be discussing further after what I have discussed in part 1 of the video relating to salaries in Saransh last mile referencer. So let's start. Today I will be discussing valuation of perquisites, that is section 17.2 read with rule 3. So let's start. First topic is rent free residential accommodation प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉई एट कंसेशनल रेट। तो पहला परक्विजिट है, अगर कोई एम्प्लॉय को कोई रेसिडेंट प्रोवाइड करता है फॉर अकोमोडेशन पर्पस, तो उसकी वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट कैसे डिटरमाइन होगी। तो इसमें दो केसेस आते हैं, एक होता है फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और एक होता है फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का देखते हैं। तो अगर इसमें भी दो टाइप की अकोमोडेशन होती है, एक होती है अनफर्निश्ड अकोमोडेशन और एक होती है फर्निश्ड अकोमोडेशन। तो अगर अनफर्निश्ड अकोमोडेशन है तो उसकी वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या होगी इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। लाइसेंस फ़ी डिटरमाइंड एज पर गवर्नमेंट रूल्स एज रिड्यूस्ड बाय द रेंट एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉय। तो जो भी लाइसेंस फ़ी होगी जो कि डिटरमाइन होगी एज पर दी गवर्नमेंट रूल्स, और उसमें से जो भी रेंट एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉय होगा वो रिड्यूस करके जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ परक्विजिट इन द हैंड्स ऑफ that will be value of perquisite for the government employee. Now for furnished accommodation, value will be determined as value determined under column C। जो भी हमने column C में determine किया उसके बाद उसमें हम ऐड करेंगे 10% per annum of the cost of furniture. However, if the furniture is hired, then higher charges paid should be added to the value determined under column C as reduced by the charges recovered from employee. तो हम जो भी वैल्यू हमने डिटरमाइन करी थी लाइसेंस फ़ी वाली, उसमें हम ऐड करेंगे 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। लेकिन अगर फर्नीचर हायर्ड है तो हायर चार्जेस पेड दैट शुड बी एडेड टू द वैल्यू डिटरमाइंड बाय इन द कॉलम सी। उसको हम रिड्यूस करेंगे चार्जेस विच आर रिकवरेबल फ्रॉम द एम्प्लॉय। ठीक है, ये हो गया गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सिनारियो। अब आ जाते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में वैसे ही है, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन का है और फिर फर्निश्ड अकोमोडेशन का है। तो अनफर्निश्ड अकोमोडेशन में वेयर अकोमोडेशन इज़ ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर पहला केस है, और दूसरा केस है वेयर अकोमोडेशन इज़ टेकन ऑन लीज और रेंट बाय द एम्प्लॉयर। तो पहला केस देखते हैं, जब अकोमोडेशन एम्प्लॉयर ओन करता है तो उस केस में अगर लोकेशन है इन सिटीज़ हैविंग पॉपुलेशन ग्रेटर देन 40 लाख एज पर सेंसस 2011, तो परक्विजिट वैल्यू हो जाएगी 10% ऑफ द सैलरी। लेकिन अगर इन सिटीज़ हैविंग अ पॉपुलेशन ग्रेटर देन 15 लाख एंड लेस देन इक्वल टू 40 लाख एज पर सेंसस 2011, then 7.5% of the salary that will be the perquisite, and in other areas 5% of the salary will be the value of perquisite. The perquisite value should be arrived at by reducing the rent if any actually paid by the employee from the above value. जो भी रेंट एम्प्लॉय पे करता है वो हम उसमें से रिड्यूस कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी पे कर रहा है, तो वो एक परक्विजिट का उसको हम एज अ बेनिफिट ट्रीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इन केस ऑफ द फर्निश्ड अकोमोडेशन। फर्निश्ड अकोमोडेशन में कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी अभी हमने वैल्यू डिराइव करी एज पर कॉलम सी, उसमें हम ऐड कर देंगे 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। हाउएवर इफ़ द फर्नीचर इज़ हायर्ड then higher charges paid should be added to the value determined under column C as reduced by the charges recovered from the employee. ठीक है, ये हो गया नॉन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की केस में जब अकोमोडेशन इज़ ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। अब अगला केस आ जाता है व्हेन अकोमोडेशन इज़ टेकन ऑन लीज और रेंट बाय द एम्प्लॉयर। इन दैट केस वैल्यू ऑफ परक्विजिट विल बी लोअर ऑफ द फॉलोइंग इज विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। सबसे पहले हम देखेंगे लोअर ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सेबल। जो भी इन दोनों में से लोअर होगा दैट विल बी टैक्सेबल। किन में से लोअर? एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीज रेंट पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉयर जो लीज रेंट पे करता है वो, या फिर 10% ऑफ द सैलरी। दोनों में से जो भी लोअर होगा उसमें से हम क्या रिड्यूस करेंगे? उसमें से हम रिड्यूस करेंगे द रेंट विच इज़ एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉई टू अराइव एट द परक्विजिट वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे दोनों में से जो भी लोअर होगा किस में से, एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीज रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर और 10% ऑफ द सैलरी। दोनों में से जो भी लोअर होगा उसमें से हम रिड्यूस करेंगे द रेंट एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉय। अब आगे आ जाते हैं फर्निश्ड में क्या करेंगे।
सेम चीज़ है, उसमें कुछ नहीं करना, जो भी वैल्यू हमने कॉलम सी में डिटरमाइन करी थी उसमें हम ऐड कर देंगे 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर. However, if the furniture is hired, then higher charges payable paid should be added to the value determined under column C as reduced by charges recovered from the employee. ठीक है, ये हमारा हो गया केस वैल्यू ऑफ वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट इन केस ऑफ रेंट फ्री रेसिडेंशियल अकोमोडेशन और अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉई एट कंसेशनल रेट. अब अगली परक्विजिट आ जाती है मोटर कार की. मोटर कार में 3 सिनारियोज़ होते हैं. पहला होता है अगर कार इज़ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर ही इनकर करता है तो उस केस में इट इज़ नॉट अ परक्विजिट इफ़ इट इज़ होली फॉर ऑफिशियल यूज़. होली ऑफिशियल यूज़ के लिए है, वो परक्विजिट नहीं है. उसमें क्या करता है, एम्प्लॉयर मेंटेन्स द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द जर्नी एंड एक्सपेंडिचर देयर ऑन एंड गिव्स अ सर्टिफिकेट दैट सच एक्सपेंडिचर आर इनकर्ड होली फॉर ऑफिशियल यूज़. ठीक है, अगर होली ऑफिशियल यूज़ के लिए है तो वो परक्विजिट नहीं है. लेकिन इफ़ इट इज़ पार्टली फॉर पर्सनल यूज़, उस केस में हम देखेंगे 2 चीज़ें. अगर CC ऑफ इंजन इज़ अप टू 1.6 लीटर्स देन परक्विजिट वैल्यू विल बी 1800 पर मंथ. And if it is above 1.6 liters, then perquisite value will be 2400 per month. Okay. If the chawfinger is also provided, then rupees 900 per month should be added to the above value. Okay. This is in case where car is owned by the employer and expenses is also made by the employer. अब second case आ जाता है where the car is owned by the employee, expenses are made by the employer and उसमें 2 cases हैं. If it is wholly for official use, then it is not a perquisite provided the employer maintains the complete details of such journey and expenditure thereon and gives a certificate that such expenditure was incurred wholly for official use. लेकिन अगर वो partly personal use के लिए है, then in that case actual amount of expenditure incurred by the employer as reduced by the perquisite amount arrived at in one above. ठीक है, जो भी हमने ऊपर perquisite amount की निकाली थी ये CC के हिसाब से, जो CC ऑफ इंजन के हिसाब से जो भी एक्सपेंडिचर इनकर हुआ, जो भी हमने जो भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर इनकर करेगा उसमें से इट इज़ एज रिड्यूस्ड बाय द परक्विजिट वैल्यू अराइव्ड एट 1 अबव. तो जो भी 1 में हमने परक्विजिट वैल्यू अराइव करी उसमें से हम वो रिड्यूस करके जो भी निकालेंगे दैट विल बी द वैल्यू ऑफ परक्विजिट. ओके. अब तीसरा केस आ जाता है कार इज़ ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड एक्सपेंसेस आर मेड बाय द एम्प्लॉई. ठीक है, इस केस में इफ़ एक्सपेंसेस आर मेड बाय द एम्प्लॉई ये ऑफिशियल यूज़ वाला सिनेरियो नहीं आता है, इसमें पार्टली पर्सनल यूज़ वाला सिनेरियो आता है. इसमें अगर CC ऑफ इंजन इज़ अप टू 1.6 लीटर्स परक्विजिट वैल्यू विल बी 600 पर मंथ. इफ़ CC ऑफ इंजन इज़ अबव 1.6 लीटर परक्विजिट वैल्यू विल बी 900 पर मंथ. इफ़ चॉफिंगर इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड 900 पर मंथ शुड बी एडेड टू द अबव वैल्यू. ओके, ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ परक्विजिट. अब आगे इसमें एक नोट दिया है whether car is owned by the employer and expenses are also made by the employer. अगर कार एम्प्लॉयर ओन करता है और एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर द्वारा ही मीट किए जा रहे हैं, द टैक्सेबल परक्विजिट इन केस ऑफ सच कार इज़ in case such car is wholly for personal purposes of the employee would be equal to the actual expenses incurred by the employer on running and maintenance expenses and normal wear and tear calculated at the rate of 10% of actual cost of the motor car less amount charged from employee for such use. अगर वो पूरी तरीके से पर्सनल यूज़ के लिए ही है तो जो भी एक्सपेंसेस उसमें इनकर करेंगे दैट एंटायर थिंग विल बी द वैल्यू ऑफ द परक्विजिट प्लस उसमें 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मोटर कार का वियर एंड टीयर भी जुड़ेगा और जो भी हम रिकवर कर रहे हैं एम्प्लॉई से दैट विल बी रिड्यूस्ड. ओके, अब आ जाते हैं इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल रेट्स. दैट इज़ अनदर टाइप ऑफ परक्विजिट. अब इसमें कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉयर्स जो होते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को लोन्स कम रेट पे दे देते हैं या बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो उस केस के लिए ये है परक्विजिट. तो इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लोन गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई और एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड एक्सक्लूडिंग फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर स्पेसिफाइड एलिमेंट्स और वेयर लोन्स अमाउंट इन एग्रीगेट डज नॉट एक्सीड 20,000. ठीक है, ये एक्सक्लूड कर देते हैं क्या, 2 केसेस जहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर स्पेसिफाइड एलिमेंट्स के लिए दिया जाए या फिर लोन्स और अमाउंट्स इन एग्रीगेट डज नॉट एक्सीड 20,000.
और जो फिर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, द इंटरेस्ट एट द रेट चार्ज बाय SBI एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर एट मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस। ठीक है, जो भी इंटरेस्ट रेट SBI लगाएगा वो वाला इंटरेस्ट रेट, उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे एज रिड्यूस्ड बाय इंटरेस्ट इफ़ एनी एक्चुअली पेड बाय हिम और मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड। तो जो भी एम्प्लॉई इंटरेस्ट पे करेगा उसको हम रिड्यूस करेंगे, जो दोनों में से जो भी डिफरेंस आएगा, दैट डिफरेंस इज़ द वैल्यू ऑफ परक्विजिट ऑफ इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन। अब आगे आ जाते हैं, यूज़ ऑफ मूवेबल एसेट्स बाय एम्प्लॉई एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड। अगर कोई एम्प्लॉय को कोई मूवेबल एसेट्स देता है फॉर यूज़, देन दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ परक्विजिट। तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, व्हेन द एसेट गिवन, ओके, नाउ सपोज द एसेट गिवन इज़ यूज़ ऑफ लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स। इसमें वैल्यू बेनिफिट इज़ निल बिकॉज वो मोस्टली पूरा ऑफिशियल पर्पज़ के लिए ही यूज़ हो रहा है। लेकिन अगर मूवेबल एसेट्स हैं अदर देन लैपटॉप एंड कंप्यूटर्स एंड एसेट्स ऑलरेडी स्पेसिफाइड, जो भी हमने ऊपर स्पेसिफाई किए थे एसेट्स, उनके अलावा कोई हैं, तो 10% ऑफ द एक्चुअल cost of such asset or the amount of rent or charge paid or payable by the employee as the case may be minus the amount paid or recovered from the employee, this is the value of benefit। आगे आ जाते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल एसेट। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट द employer minus the cost of normal wear and tear minus the amount paid or recovered from the employee, that will be the value of the perquisite। okay, suppose assets transfer is computers and electronic items, value perquisite will be at the rate of 50% on WDV for such each completed year of usage। अगर मोटर कार्स हैं तो at the rate of 20% of WDV for each completed year of usage। any other asset at the rate of 10% of actual cost of such asset to employer for each completed year of usage on SLM basis। ठीक है, तो ये हो गए ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में परक्विजिट की वैल्यू। अब मीनिंग ऑफ सैलरी पे आ जाते हैं। ये हमारे हो गए अभी तक के जो भी परक्विजिट्स थे। अब मीनिंग ऑफ सैलरी में आ जाते हैं। अब मीनिंग ऑफ सैलरी क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी हमने जो कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, फॉर एग्जांपल HRA पढ़ा था, रेंट फ्री अकोमोडेशन पढ़ा था, ग्रेट्युटी देखा था, तो उसमें सैलरी के बेसिस पे कैलकुलेशंस हो रहे थे। तो सैलरी का मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग है, तो उसी के बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं। कहीं कहीं जगहों पे डियरनेस अलाउंस इंक्लूड करते हैं, कहीं पे नहीं करते, कहीं पे कुछ और चीज़ें इंक्लूड करते हैं, कहीं पे कुछ चीज़ें इंक्लूड नहीं करते। तो हम देखते हैं सैलरी का मतलब इन केस ऑफ डिफरेंट थिंग्स। सबसे पहले आ जाते हैं ग्रेट्युटी। इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के अंडर मीनिंग ऑफ सैलरी इज़ बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस। ओके, अब दूसरा है ग्रेट्युटी इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972। लीव सैलरी के केस में, हाउस रेंट अलाउंस के केस में, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के केस में, वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन के केस में, इन ऑल सच केसेस दिस विल बी द बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस इफ प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड कमीशन कैलकुलेटेड एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ द टर्नओवर। ओके, so this will be the basic salary and dearness allowance if provided in terms of the employment and commission calculated as a fixed percentage of turnover। ये तीनों चीज़ें जो हैं हमारी मीनिंग ऑफ सैलरी में आती हैं। Then comes rent free accommodation and accommodation provided to an employee at a concessional rate। okay, तो all pay, allowance, bonus or commission or any monetary payment by whatever name called but excludes। अब इसमें सब कुछ आ जाता है, लेकिन क्या एक्सक्लूड होता है, डियरनेस अलाउंस नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ सुपर एनुएशन और रिटायरमेंट बेनिफिट। दूसरा, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉई। तीसरा, अलाउंसेज विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्स। चौथा, वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स स्पेसिफाइड इन सेक्शन 17(2). पाँचवा, any payment or expenditure specifically excluded under the proviso to section 17(2), that is payment of medical insurance premium specified therein। Then sixth, lump sum payments received at the time of termination of service or superannuation or voluntary retirement like gratuity, leave encashment, voluntary retirement benefits, commutation of pension and similar payments। So these all are example of things which we exclude in calculation of salary at the time of calculation of salary for rent free accommodation
एंड अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय एट कंसेशन रेट। अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज़ डिडक्शंस फ्रॉम द ग्रॉस सैलरी which is given under section 16. तो basically there are 3 types of deduction from the salary which is given under section 16. First is standard deduction up to 50,000. so standard deduction होता है 50,000 का. Then comes the entertainment allowance. अभी recent budget में इसमें changes हैं, that will be applicable when the next budget will be applicable. Second is the entertainment allowance. Least of the following is allowed as deduction. पहला 5,000, then 1/5 of the basic salary and the actual entertainment allowance received. तीनों में से जो भी least होगा that will be treated as a deduction. Then professional tax. Any sum paid by the SSC on account of tax on employment is allowable as deduction. In case professional tax is paid by the employer on behalf of the employee, the amount paid shall be included in the gross salary as a perquisite and then deduction shall be claimed. तो जो प्रोफेशनल टैक्स होता है जो एक एसएससी पे करता है ऑन अकाउंट ऑफ टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, दैट इज़ अलाउड एज ए डिडक्शन. लेकिन अगर प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर ने पे किया है ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय, तो पहले हम उसको एज अ परक्विजिट सैलरी का पार्ट मान के उसको उसमें ऐड करेंगे और फिर उसका रिडक्शन क्लेम कर लेंगे. So this is all about salary. I hope it was of some help to you. Next I will be covering income from house property in the next video. Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to my channel. Thank you.